2 दिनों तक लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। वहां वह एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इससे पहले लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे खास इंतजामात किए जा रहे हैं। यहीं से एक प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। इससे पहले यहां पे सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए गए हैं। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब यहां से निकलेंगे, रवाना होंगे, उस दौरान यहां पे पूरी तरह से यातायात जो है आवागमन बाधित रहेगा। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई भी आता है उसके लिए जो है उसको निर्धारित जो उसके पास परिचय पत्र है उसको दिखाना होगा और तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। कई तरह की पुलिस एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां यहाँ मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब प्रेसिडेंशियल ट्रेन से जाएंगे तो उनके आगे पीछे जो ट्रेन के जो होती है उसके आगे पीछे दो विशेष ट्रेन रहेंगी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रेसिडेंस ट्रेन को बैकअप देंगी। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ अनूप चौधरी, जेके न्यूज, लखनऊ। देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। अपने दौरे के 4 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लोगों को संबोधित करते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना संक्रमण के इस काल में आयुष चिकित्सा पद्धति की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है। ये बेहद महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी और जर्मन होम्योपैथी की जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं उनको सिद्ध किया जाना और उन पर रिसर्च होना बेहद आवश्यक है। और अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये विश्वविद्यालय बनेगा जहां पर तमाम छात्र इन पद्धतियों पर रिसर्च खोजबीन कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, जेके 24/7 न्यूज़। पंजाब में आजकल पंजाब कांग्रेस के बीच लगातार माहौल गरमाया हुआ है। वहीं पर बात अगर नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की करें, नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ट्वीट कर बोला है कि अगर कांग्रेस हाईकमान उनको फैसले लेने की आज़ादी नहीं देती तो वो ईंट से ईंट खड़का देंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा विधायकों और मंत्रियों से लगातार राब्ता जारी है। कल पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर बट्ठल के घर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनसे मिलने पहुंचे। वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विरोधी धिर जो पंजाब में मुख्य विरोधी धिर की भूमिका निभा रही है, उनके नेता हरपाल सिंह चीमा अपने विधायकों के साथ पंजाब के राज्यपाल से मिले। उन्होंने मांग की कि एक विशेष सत्र बुलाकर पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस सरकार को बहुमत साबित करने का न्योता दिया जाए। उन्होंने बोला कि अगर 7 दिन के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुमत साबित नहीं करते तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार को गिरा दें। अब ये देखने वाला समय होगा कि जो पंजाब में कांग्रेस गिराने की बात चल रही है, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर नहीं। संगरूर से हरजीत सिद्धू, जेके 24/7। हरियाणा में किसानों का आक्रोश अभी सरकार के खिलाफ कम होता नजर नहीं आ रहा है। किसानों को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई कि आज करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बड़े बीजेपी नेताओं की एक बैठक होनी थी, तो तमाम किसान नेताओं ने करनाल में अपना जो है पूरा काफिला लेकर वहां पर टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ओपी धनखड़ की वहां पर गाड़ी गुजरी तो किसानों ने ओपी धनखड़ की गाड़ी पर जो है घेराव करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास
प्रयास किया तो किसान जो है उग्र हो गए और उन्होंने जो है वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले तो किसानों को समझाने का काम किया, लेकिन जब किसान नहीं माने तो पुलिस को फिर जो है लाठी चार्ज तक किसानों पर करना पड़ा है। ऐसे में अभी भी वहाँ पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेकाबू बनी हुई है और किसानों को जो पुलिस है लगातार समझाने का प्रयास कर रही है कि वो जो है रास्ता खाली कर दे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो है पूरी तरह से रास्तों पर जो है बड़े बड़े ट्रकों को लगाकर सड़क को रोकने का काम किया, जिसकी वजह से आम नागरिकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जो करनाल में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी थी, उसको लेकर किसानों ने पहले ही ये रणनीति बना ली थी कि सरकार को आज जो है घेरने का काम किया जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अफसरों और कर्मचारियों को धमकाने के मामले पर जो सियासत है वो तेज हो गई है। दरअसल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने 26 अगस्त को भोपाल में संस्कृति बचाओ यात्रा के समापन मौके पर सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रख करके काम मत करो। 2 साल बाद जब सरकार बदल जाएगी, यदि रिटायर भी हो जाओगे तो भी फाइल खुल सकती है। जिस बयान को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया है। शिवराज ने कहा है कि जो 15 महीने की सरकार थी तब आप क्या कर रहे थे। यह धमकाने वाले अंदाज अलोकतांत्रिक हैं। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हैं और अपनी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ के साथ में काम कर रहे हैं। साथ ही आगे शिवराज ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए उनको भी नसीहत दी है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने घर को संभालें। अब आरोप प्रत्यारोपों के बीच कांग्रेस और भाजपा का ये दौर कब तक जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जेके 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक, भोपाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आते ही राजनीति में गठजोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी को मुख्तार अंसारी के भाई सबिगतुल्ला एवं उनके छोटे भाई ने ज्वाइन किया। साथ ही साथ बड़े नेता अंबिका चौधरी ने भी बसपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठना सही समझा है। आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है और ऐसे में पूर्वांचल को भी साधना है, इसलिए पूर्वांचल के बड़े नेता एवं बड़ा नाम मुख्तार अंसारी, उनके भाई सबिगतुल्ला एवं उनके छोटे भाई ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। साथ ही साथ अंबिका चौधरी बसपा का दामन छोड़ साइकिल पर सवार हो गए। आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है और ऐसे में पूर्वांचल के साथ साथ बसपा से दामन छोड़कर अंबिका चौधरी का सपा में शामिल होना अपने आप में आने वाले चुनाव में बड़ा गठजोड़ दिखाएगा। देखना ये होगा कि आखिरकार इन दोनों बड़े नामों के साथ समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में क्या फ़ायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज़, लखनऊ। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। सिर्फ अगर हम केरल राज्य की बात करें तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको उसकी जानकारी भी दे देते हैं। पूरे देश में जहां बीते 24 घंटे में 40,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, तो वहीं सिर्फ अकेले केरल राज्य में ही 32,801 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं। जहां पूरे देश में बीते 24 घंटे में 509 लोग कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं सिर्फ अगर केरल राज्य की बात करें तो 170 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच अगर कोई राहत भरी खबर है तो वो सिर्फ ये है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जो टीका लगाया जा रहा था, जो टीकाकरण हो रहा था, उसका कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ शुक्रवार को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी। जेके 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। देश में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज एक दिन में लगाकर केंद्र सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीनेशन की डोज को और भी बढ़ाया जाए। कोशिश ये भी है कि जिन राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर रफ्तार धीमी है, उन पर केंद्र सरकार समीक्षा बैठक करती नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए देशवासियों को 1 करोड़ वैक्सीन की डोज एक दिन में लगाने की बधाई भी दी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार देश
भर में बढ़ रही है और हाल फिलहाल में 63 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 50% वयस्कों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगाकर केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है कि अधिक से अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाकर कोरोना के संक्रमण से जो जंग वैक्सीनेशन के द्वारा लड़ी जा रही है उसमें कीर्तिमान स्थापित करते हुए सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जिन राज्यों में अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, उन राज्यों में सरकार वैक्सीन की उपलब्धता को कैसे बढ़ाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। सहयोगीकरण के साथ केशव मिश्रा, JK 24 7 न्यूज़, दिल्ली। झारखंड राज्य का पश्चिमी सिंहभूम जिला और पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय चाईबासा, यहाँ कार्यपालक अभियंता का कार्यालय है और इस कार्यालय से तकरीबन 850 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं पेयजल स्वच्छता के मामले को दुरुस्त करने के लिए, गांव-गांव तक जल और नल पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ की अवस्था के बारे में अगर चर्चा करें, पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है, जनता को पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, बार बार जनता चित्कार करती है, पुकार लगाती है, लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ आए तो आप आम आदमी की तो बात दूर छोड़िए, मीडिया कर्मियों का भी फोन यहाँ के कार्यपालक अभियंता नहीं उठाते हैं। अब ये कहें कि सीधे तौर पर कि उपायुक्त से भी बड़े और कमिश्नर से बड़े और सरकार से बढ़कर भी यहाँ के कार्यपालक अभियंता है। और इस वक्त मैं आपको एक अवस्था यहाँ दिखा दूं, ये अवस्था है यहाँ पेयजल स्वच्छता का जो डेमो लगाया गया था ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए और इज्जत घर बनाया गया था। यहाँ अगर इस तमाम चीज़ों को देखें, इन तमाम चीज़ों को, तो आपको बेइज्जत घर महसूस। JK न्यूज़ के लिए जितेंद्र ज्योति।